गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो करंट इलेक्ट्रिसिटी की फोर्थ वीडियो बनाने जा रहे हैं। अब तक बेटा हमने ओम्स लॉ के बारे में किया था, ठीक है। ओम्स ने क्या बताया था, ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था बेटा, ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर, ये रहा, ठीक है। ओम्स लॉ में क्या किया था हमने, V इज इक्वल टू आई आर का कंसेप्ट था। अच्छा, और दूसरा क्या था, हमने ये स्लोप वाला कंसेप्ट किया था V और I का, ठीक है। तो ये टॉपिक तो हमने किया था, ओके। अब हम इसका करेंगे प्रूफ, क्या पढ़ेंगे हम, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है बात, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ का और ध्यान रखना बेटा, हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ा था VD, किसके बराबर था, माइनस ई टाउ बाय में m। क्लियर है, सारी आपको ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। अगला हमने टॉपिक किया था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, I इज इक्वल टू NEAVD। ये हमारे हो चुके बेटा, इसके न्यूमेरिकल करने हैं आपको, ओके। और जो डाउट है वो मेरे पास सेंड कर देना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। अब प्रूफ के अंदर हमें क्या चीज़ कंसीडर की बेटा, एक वायर थी वही, ओके। इसकी नंबर, इसका एरिया कितना है A, लेंथ कितनी है इसकी L, कोई भी स्पेसिमैन हमने कंसीडर किया था। यहाँ क्या अप्लाई कर दी थी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी थी। सेटअप क्या हो गया था, इसके पोटेंशियल डिफरेंस कितना था बेटा, V था। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी थी और फील्ड का फॉर्मूला क्या था, V/L था। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, और N क्या थी बेटा, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या था, नंबर डेंसिटी था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये बात समझ आती है, ठीक है। अब डिडक्शन ऑफ, हम क्या करेंगे, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ करेंगे। प्रूफ के अंदर सबसे पहले आपको पता है क्या है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन होता क्या है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का I इज इक्वल टू NEAVD। क्लियर है बात, I इज इक्वल टू NEAVD। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। हमने क्या किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट कर दिया। क्या बन गया ये बेटा, NEAVD की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर दें, माइनस ई टाउ बाय में m। क्लियर है बात, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, माइनस ई टाउ बाय में m आ गया, ठीक है, ओके। अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता क्या है, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड V/L होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी बेटा, V/L वैल्यू पुट कर दी। तो I किसके बराबर आ गया हमारे पास, NEA, अच्छा, माइनस E, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या पुट कर दिया बेटा हमने, V/L। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी बेटा हमने, V/L कर दी। और क्या बन गया ये, इनटू में टाउ और बाय में m। E की जगह बस हमने V/L किया है और सारा माइनस E, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह V/L, टाउ बाय में m एज इट इज़ है। क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, क्या है कि I किसके बराबर आ गया, ठीक से लिखे, E इंटू ई, आगे नेगेटिव साइन ले लेते हैं, E इंटू ई स्क्वायर आ गया, NE² A टाउ बाय में L m। L क्या है, लेंथ है, m क्या है, मास है। L तो क्या है, लेंथ है स्पेसिमेन की, m क्या है, मास, इनटू में V। क्लियर है बात बेटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिलेशन बन गया, ये रिलेशन बन गया। अब मेरे को ओम्स लॉ बताना, तो आप क्या बोले सर, V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ, तो ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर V/I होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I, ओके। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आपको ये क्या दिख रही है, वोल्टेज, और ये क्या दिख रहा है, I, V/I। अगर मैं कहूँ V/I करो, तो ये टर्म उस साइड चली जाएंगी क्रॉस में, LM यहाँ डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, V/I को कर देते हैं V/I किसके बराबर आ जाएगा बेटा, V/I। तो आप क्या बोलोगे, V/I। अगर I यहाँ आएगा तो LM ऊपर चला गया और ये सारी टर्म नीचे आ गई, नेगेटिव। क्या बन जाएगा हमारे पास, ML अपॉन NE² A टाउ। क्लियर है बात, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ML अपॉन NE² A टाउ, ठीक है। अब V/I हमारे पास होता क्या है, तो आप बोले सर ये तो रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस होता क्या है, कांस्टेंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल वायर।
आगे बात समझ। भाई कॉपर है तो उसका कुछ अलग रेजिस्टेंस मिलेगा, एल्यूमिनियम है तो उसका कुछ अलग मिलेगा, क्यों? सबके एन की वैल्यू कैसे डिफरेंट डिफरेंट है। ये बात समझ आती है? ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या है, सबसे पहले मेरे को एक बात हो तो एम क्या है, मास, ई क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या बोलोगे, दोनों कैसे है, कॉन्स्टेंट है, तो कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, इलेक्ट्रॉन की है। एम और ई ठीक है, किससे डील कर रही है, ये कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ओके, एल क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन। भाई एक वायर का जो हमने पीस कट किया वो तो कॉन्स्ट, उसकी लेंथ तो कैसी रहेगी, कॉन्स्टेंट ही रहेगी। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज थोड़ा कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या बोल लेंगे, लेंथ भी कैसी, कॉन्स्टेंट, एम भी कैसा, कॉन्स्टेंट, एल भी कैसी, कॉन्स्टेंट, ई कैसा, कांस्टेंट, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वायर का, इट मीन्स हम क्या बोलेंगे, एरिया भी तो कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, एक पर्टिकुलर वायर के लिए, एक पर्टिकुलर पीस के लिए एरिया भी कैसा, कांस्टेंट। ठीक है, अब बच्चों मेन बात किसकी रहेगी, एक तो एन की और दूसरा टाउ की। एन क्या होता है, एन होता है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी सबको समझ आती है ना, नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए सपोज करो मैंने 3 वायर कंसीडर की, 3 वायर कंसीडर कर ली हमने यहाँ पे। फर्स्ट किसकी है बेटा, एल्यूमिनियम की, सेकंड किसकी है, कॉपर की, ठीक है, थर्ड किसकी है, सिल्वर की। तो इसकी नंबर डेंसिटी के कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं क्रॉस सेक्शन में से, क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन पास होने लग रहे हैं। हम बोले एल्यूमिनियम में हो रहे हैं 500। जब बात की गई कॉपर की तो हम बोले एन कितना, इसका 700। क्या मतलब है इसका, कि इसके वॉल्यूम में से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, 500। कॉपर के अंदर हमने देखा नंबर डेंसिटी पे तो एन की वैल्यू तो आप बोले 700। मोला सिल्वर में से आप बोले 1000। क्रॉस सेक्शन एरिया सबका सेम है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ चार्ज कम फ्लो कर रहे हैं और यहाँ ज़्यादा, और यहाँ बहुत ज़्यादा सिल्वर में से। तो एन की वैल्यू बेटा किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, मटेरियल के अकॉर्डिंग। ये बात समझ आती है। एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए एन कैसा है, कांस्टेंट है। पर्टिकुलर मटेरियल के लिए एन कैसा है, कांस्टेंट है। अगर ये कॉपर की वायर है तो एन की वैल्यू कैसी रहेगी बेटा, सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आप किसकी, टाउ की। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। पता है सबको, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर तो हम क्या बोलेंगे, टाउ भी कैसा है, कांस्टेंट है। पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर टाउ भी कैसा है, कांस्टेंट है। वो बात दूसरी है कि अगर हम टाइम को टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो टाउ की वैल्यू चेंज होती है। सपोज करो हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ आती है ना। ठीक है, अब उन सारी चीज़ों को छोड़ दो, खाली इतना बताओ मेरे को, एम कैसा, कांस्टेंट। एक स्पेसिमेन के लिए उसकी पर्टिकुलर लेंथ भी कैसी, कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए एन भी कैसा, कांस्टेंट। ई भी कैसा, कांस्टेंट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या, कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे टाउ भी कैसा, कांस्टेंट। रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, भी कैसा, कांस्टेंट। इट मीन्स ये सारी टर्म कैसी हैं, कांस्टेंट, और इन्हीं का नाम तो हमने क्या रखा है, कांस्टेंट आर। ये बात समझ आती है। अब आपका आर का एक फॉर्मूला याद रखना है, एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए टाउ। क्लियर है बेटा बात, ठीक है। क्या फॉर्मूला है आर का, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, रेजिस्टेंस कैसी टर्म है, कांस्टेंट। किसके लिए, पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। अगर हमने मटेरियल की वायर चेंज कर दी ना, कॉपर की बजाय एल्यूमिनियम की वायर कंसीडर की, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों भाई, एम और ई तो चेंज होने से रहे, एम और ई तो चेंज नहीं होंगे। क्या चीज़ चेंज कर सकते हो आप, तो आप क्या बोले सर, हम क्या चेंज कर सकते हैं, एल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ए को चेंज कर सकते हैं। अगर लेंथ इंक्रीज कर दिया आपने तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज तो रेजिस्टेंस डिक्रीज। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज। अगला एन, जब आप मटेरियल सेम रखोगे तब तक तो आर कैसा है, सेम है, लेकिन जैसे ही आपने मटेरियल चेंज कर दिया तो आर भी चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट रखा, ठीक है, जब तक टाउ कैसा है, सेम है, तो रेजिस्टेंस भी कैसा है, सेम है। बट जैसे ही टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, ये डिक्रीज तो आर इंक्रीज। क्लियर है बात। अब फिलहाल अगर मैं कहता हूँ कि टेम्परेचर भी कैसा है हमारा, कांस्टेंट है। टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। क्लियर है बात। और मटेरियल कैसा है, पर्टिकुलर
मटेरियल। ये बात समझ आती है? ना तो हमने मटेरियल चेंज किया, और टेम्परेचर भी कैसा है, कांस्टेंट है। मटेरियल चेंज नहीं किया तो एन भी कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं तो टाउ भी कांस्टेंट, और सारी टर्म तो है ही कैसी, कांस्टेंट। तो बेटा आपको वेरिएशन भी समझ आने चाहिए कि रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, इन सारी टर्म्स के ऊपर। आगे बात समझ, कौन सी किसकी प्रॉपर्टी है, एन किसकी है तो हम बोलेंगे मटेरियल की है, टाउ किसकी है तो हम बोले टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है। क्लियर है बात? टाउ किसकी है, टेम्परेचर। रिलैक्सेशन टाइम किसकी है बेटा, टेम्परेचर की। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने क्या निकाल के दिखाया, V/I, और यहाँ देखा सारी टर्म कैसी है, कांस्टेंट है। किसके लिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। ये बोला जाता है रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड, जब हम ओम्स लॉ बताते तो मैंने बोला था टेम्परेचर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है बात कि टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, अच्छा, जो कंडीशन बताई थी प्रेशर टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये बेटा हमारा क्या आ गया, प्रूफ आ गया किसका, ओम्स लॉ का। क्लियर है बात, हमारे पास क्या आ गया, ओम्स लॉ का प्रूफ आ गया। ठीक है, अब ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, एन क्या है, नंबर डेंसिटी मटेरियल के साथ चेंज होती है, एम और ई तो क्या है, ये कांस्टेंट है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ, ये तो दोनों क्या है, मटेरियल के हैं। आइए बात समझ। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, तो ये बात समझ आती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और मटेरियल के लिए, तो ये पूरा क्या बन गया, कांस्टेंट। इट मीन्स हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लिया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा हमारे पास, ml/n(e²A)τ। अच्छा, ये फॉर्मूला हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ध्यान रखना। मैं बार बार यूज़ करूंगा इस चीज़ का, रट्टा मार लो। ये n समझ आता है ना, n और टाउ के ऊपर मेन फोकस रखना बेटा, और तो सारी टर्म सिंपल है। n नंबर डेंसिटी है, ठीक है, और टाउ क्या, रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन समझ आना चाहिए। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, किसके बारे में, हम 2-3 टर्म्स पढ़ेंगे बेटा। क्लियर है बात, 2-3 टर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, करंट की। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, जो हमने शुरू में ही किया था। क्लियर है बात, हमने किसकी बात करेंगे, करंट की, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या टर्म है बेटा, स्केलर। करंट कैसी क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे सर करंट है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है। स्केलर मतलब इसके अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं करती, ठीक है, हैविंग नो डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी। अभी तार कितनी भी उलझी हो, आपको पता है ना कि कभी किसी डायरेक्शन में जा रही है, कभी किसी, आपने खंभों के ऊपर देखा होगा तार उलझी रहती है, उसके बावजूद करंट तो आगे जाता है। ये बात समझ आती है, उसके बावजूद वोल्टेज तो आगे जाती है। तो क्या मतलब है उस चीज़ का, टेंशन जो लगने लग रहा है वो तो आगे जाता है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि डायरेक्शन का कोई फंडा नहीं है, तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब जो टर्म्स मैं आपको बताऊंगा बेटा ध्यान से सुननी है आपको। सबसे पहली कौन सी है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, एक है करंट, करंट कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर। दूसरी है करंट डेंसिटी, किससे डिनोट करेंगे हम, जे से। किससे डिनोट करेंगे, जे से डिनोट करेंगे। और करंट डेंसिटी किसके बराबर होगी, करंट बाय में एरिया वेक्टर। क्लियर है बात, करंट बाय में एरिया वेक्टर। अब जो करंट डेंसिटी है ना, वो खुद भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। करंट कैसी, करंट डेंसिटी कैसी है बेटा, करंट डेंसिटी जे वेक्टर, किसके बराबर है, आई बाय में ए वेक्टर के। क्लियर है बात बेटा। एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है कि जो भी एरिया हमने कंसीडर किया ना बेटा, उसके परपेंडिकुलर, उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। ये बात समझ आती है, ठीक है। कि अगर सपोज करो मैं इस पेपर का एरिया बोलता हूँ तो आप बोले लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन जब मैं एरिया वेक्टर बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे, लेंथ ब्रेथ और उसके परपेंडिकुलर। ये क्या बन गया, जो परपेंडिकुलर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया वेक्टर को, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। और एरिया नहीं हमने यूज़ किया एरिया वेक्टर, तो क्या बोलेंगे, उसके परपेंडिकुलर। एरिया के परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहेगा, एरिया वेक्टर रहेगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो करंट डेंसिटी बेटा किसके बराबर आ गई, जे इज इक्वल टू आई बाय ए के बराबर। और जे किसके बराबर आ गया हमारा, आई बाय ए। करंट इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये वेक्टर। ओके, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी यूनिट अगर मैं आपसे पूछूं, यूनिट बताओ इसकी, तो यूनिट क्या बन जाएगी, बताना मेरे को। करंट की एम्पियर और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या बन गई बेटा इसकी, एम्पियर मीटर स्क्वायर बन गई, ठीक है। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर यूनिट बन गई। करंट डेंसिटी होता क्या है, तो आप बताओगे आई बाय में ए वेक्टर। अगर मैं कहूँ यहाँ से करंट की वैल्यू निकालना, करंट, तो आप क्या बोलोगे, करंट किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, जे वेक्टर।
डॉट में ए वेक्टर, किसके बराबर आ गया बेटा, जे वेक्टर डॉट में ए वेक्टर। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो कैसी क्वांटिटी आता है, स्केलर। पता है आपको, ये चीज़ 11th क्लास में पढ़ा था आपने वेक्टर का केस, ठीक है। जब दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हो तो कैसी क्वांटिटी है, वो स्केलर है। अब आई का फॉर्मूला बनाना बेटा, क्या बन जाएगा, जे ए कोस थीटा। पता ना आपको इस चीज़ का, क्या पता आपको इस चीज़ का कि डॉट के अंदर क्या आता है, कोस थीटा आता है, ठीक है, और साइन के क्रॉस के अंदर क्या आता है, साइन थीटा आता है। क्लियर है बात। पर हमें पता है ये कौन सा है, डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट का मतलब क्या, कौन सा है, ये कोस थीटा वाला है। ओके, तो कैसी क्वांटिटी है बेटा हमारे पास, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट क्या, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, और करंट डेंसिटी से हमने करंट का फॉर्मूला भी निकाला, तो क्या बन गया बेटा, जे कोस थीटा। अब थोड़ा सा मैं करंट डेंसिटी के बारे में बताऊंगा आपको, करंट डेंसिटी। ओके, क्योंकि करंट डेंसिटी जो है ना, ये टर्म आपको समझ आनी चाहिए, ये यूज भी होगी हमारी। अब ध्यान से देखना, ये हमने क्या कंसीडर किया बेटा, ये कोस थीटा आया कैसे, वो चीज़ें समझाऊंगा मैं आपको। ये हमने क्या कंसीडर किया बेटा, एक वायर का स्पेसिमेन कंसीडर कर लिया। ये हमारे पास क्या आ गया, एक स्पेसिमेन आ गया, ठीक है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया, ठीक है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया है हमने, करंट पर यूनिट एरिया वेक्टर। आगे बात समझ, ठीक है। हमें क्या इस एरिया को कंसीडर करना है, तो आप बोलोगे सर हमें एरिया को कंसीडर नहीं करना, हमें तो एरिया वेक्टर को कंसीडर करना है। किसको कंसीडर करना, एरिया वेक्टर। एरिया तो ये रहा, लेकिन हमें किसको कंसीडर करना, एरिया वेक्टर, मतलब जो इसके परपेंडिकुलर है। आगे बात समझ, किसको कंसीडर करना, हमें एरिया वेक्टर को, ठीक है। यहाँ से अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग रहे थे इस क्रॉस सेक्शन से, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, या ऐसे इलेक्ट्रॉन आने लग रहे थे। क्लियर है बात, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो करेगा, करंट आई, तो आप क्या बोले, करंट का फॉर्मूला जे ए कोस थीटा। ये बात समझ आती है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जे ए कोस थीटा, ठीक है। अब एक बात बताना, करंट ये रहा, ठीक है, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और ये एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, एरिया की बात नहीं चल रही, एरिया वेक्टर की बात चल रही है। एरिया का परपेंडिकुलर क्या आ गया, एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से पास करने लग रहे हैं, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं चार्ज, दोनों के बीच में एंगल बताना। बेटा ध्यान से सुन लो, अगर एरिया के साथ एंगल बना दे तो 90 बन जाएगा, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ एंगल देखो तो 0 आएगा। कितना आएगा, 0 एंगल आएगा। अगर एंगल 0 बन गया तो करंट किसके बराबर आ गया बेटा, जे ए कोस 0। ध्यान से देखना, मैंने एंगल किस किस के बीच में बनाया है, एरिया नहीं, एरिया वेक्टर और जो चार्ज मूव करने लग रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। दोनों कैसे है, पैरेलल है ना, तो एंगल कितना है, 0 डिग्री है। समझ आती है बात। और कोस 0 क्या होता है, आप बोलोगे 1, कोस 0 1। तो करंट किसके बराबर आ गया बेटा, जे इंटू ए। करंट कैसा आ गया, मैक्सिमम आ गया इस कंडीशन में, इस एरिया और एरिया वेक्टर, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि ये एरिया था हमारे पास, यही था एरिया। क्लियर है बात, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, एरिया था, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, एरिया। इसका एरिया वेक्टर आपको पता है, बना दोगे आराम से। अब मैं कहता हूँ इसी लेंथ को हमने क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, टिल्ट कर दिया। टिल्ट करने के बाद ये बताओ लेंथ, ये जो एरिया ए था अब कितना बन गया, तो आप क्या बोलोगे, सर अब भी तो एरिया तो कैसा है, सेम ही है, सिर्फ हमने क्या किया है, इस चीज़ को टिल्ट तो किया है। हाथ ऐसे था मेरा, हाथ को टिल्ट कर दिया, ठीक है। अब एरिया बताना, और अब एरिया बताओ, तो आप कहोगे सर एरिया तो सेम ही है, वही आता है, खाली हुआ क्या है कि हमने उसको टिल्ट कर दिया। तो एरिया तो पहले जितना ए था तो अब भी कितना है, ए है। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है कि फर्स्ट कंडीशन के साथ कितना टिल्ट कर दिया, थीटा से हमने क्या कर दिया, इसको टिल्ट कर दिया। पहले इलेक्ट्रॉन कैसे कितने एरिया में से पास हो रहे थे, कंप्लीट से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे, ऊपर नीचे हर जगह से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे। यहाँ जब ये सीधा एरिया था तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से पास हो रहे थे, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पास होने लग रहे थे। थीटा कितना बना था, 0 डिग्री। थीटा 0 था तो इसलिए करंट कैसा बन गया था, मैक्सिमम, के पूरे एरिया से इलेक्ट्रॉन पास होके गए हैं। अब इस एरिया को हमने टिल्ट कर दिया, क्या आप सारे इलेक्ट्रॉन पास होके जाएंगे यहाँ से, तो आप क्या बोलोगे, सर ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन इसमें से पास नहीं होंगे। तो इस एरिया में से कौन से इलेक्ट्रॉन पास होंगे, तो हम बोले यहाँ से हमने ट्राइंगल बना दिया। क्लियर है बात। सिर्फ
अब इलेक्ट्रॉन, पहले तो ये 100 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे पूरे में से, यहाँ तक सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन पास होने लग रहे हैं 80। बेटा जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे वही तो पास होंगे टिल्ट करने के बाद, टिल्ट करने के बाद वही तो इलेक्ट्रॉन पास होंगे इस एरिया में से। पहले जब ये एरिया सीधा था तो सारे ये वाले इलेक्ट्रॉन भी पास हो रहे थे, लेकिन जब हमने इस एरिया को टिल्ट कर दिया टेढ़ा, तो ये बन गया यहाँ ऐसे बन गया। इट मीन्स जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन है तो वो तो पास होके चले जाएंगे, इसमें से तो पास नहीं होंगे, वो ऊपर से गुजर जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स कि कम इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं इसमें से। अब कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो ये सिर्फ इतने एरिया के इलेक्ट्रॉन पास होने लग रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा है। अगर ये ए है तो ये कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा बेटा, थीटा के साथ वाला क्या होता है, ये अगर ए है तो ये क्या बन गया, ए कोस थीटा। ये बात समझ आती है, क्या बन गया, ए कोस थीटा। तभी हम करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बनाते हैं, ध्यान से सुनना। करंट किसके बराबर आता है, करंट इज इक्वल टू जे तो कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, और सारा फंडा किसका है, ए कोस थीटा। आगे बात समझ। अच्छा, करंट कैसा हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज, करंट कैसा हो जाएगा बेटा, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सर ये हमारे पास क्या है, एरिया है, ठीक है। एरिया वेक्टर, तो आप बोलोगे एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया का परपेंडिकुलर क्या बोला जाता है, एरिया वेक्टर। क्लियर है बात, ठीक है। एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रॉन तो अब भी कैसे मूव कर रहे हैं, सीधे, इलेक्ट्रॉन अब भी कैसे मूव करने लग रहे हैं, सीधे। एंगल कितना बन गया, थीटा जितना ये है उतना ही ये एंगल है। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब की बार हम क्या देखने लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एंगल कितना हो गया, थीटा। अब आपको पता है कोस के केस में थीटा इंक्रीज होता जाएगा, कोस थीटा। जब थीटा इंक्रीज होगा तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ध्यान से सुनना, कोस थीटा के केस में आपको पता है ना वैल्यू, व्हेन इन केस ऑफ कोस थीटा, व्हेन थीटा इंक्रीजेस कोस थीटा डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, अब वैसे भी आप समझ सकते हो इस चीज को कि कम इलेक्ट्रॉन, थीटा हमने बढ़ा दिया, थीटा इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, कम पास हो गए, कम पास हुए तो करंट कैसा हो गया, कम हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि सपोज करो इसको हमने और टिल्ट कर दिया, एरिया भी कैसा है, सेम है, थीटा हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। आगे बात समझ। अब बताना इस एरिया में से, एरिया वही सेम ही है, शुरू वाला ही एरिया है ये, ठीक है। तीनों सिचुएशन में, हर सिचुएशन में एरिया सेम है, पर हमने इसको टिल्ट कर दिया। टिल्ट करने के बाद बेटा मेरे को एक बात बताओ, अब एंगल इंक्रीज हो गया, अब इसके अंदर करंट बढ़ेगा या घटेगा। आप बोले थीटा इंक्रीज तो कोस थीटा डिक्रीज। अब बताना, तो आप बोलोगे सर इसमें से, यहीं से इलेक्ट्रॉन जो जाने लग रहे हैं ना वही पास होंगे इस एरिया में से, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन तो सीधे चले जाएंगे। ये बात समझ आती है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अब भी क्या है, सिर्फ ये ए कोस थीटा, अब और कम हो गया ये तो, थीटा इंक्रीज करते जाओगे। अब मैं कह दूं कि इस सिचुएशन में इस एरिया को, जो एरिया ऐसे था, अभी इस एरिया को हमने यहाँ कंसीडर कर लिया, तो एरिया वेक्टर क्या बन गया, ये बन गया नीचे एरिया और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो हर सिचुएशन में ऐसे ही मूव कर रहे हैं। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रॉन के बीच में एंगल कितना बन गया, तो आप बोले 90 डिग्री। कितना बन गया, 90 डिग्री। और आपको पता है कोस 90 कितना होता है बेटा, 0। कोस 90 0, कोस 90 0, तो पूरी टर्म क्या बन गई, 0। इट मीन्स करंट कितना बन गया, 0। इस सिचुएशन में जब ये एरिया ऐसे था तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कट हो रहे थे, इसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कट हो रहे थे, तो हम क्या बोले, करंट भी मैक्सिमम था। जब ये टिल्ट होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैसी होती जाएगी, कम कम कम, और जब ये ऐसे हो जाएगा तो कोई इलेक्ट्रॉन इसमें से पास नहीं करेगा, तो करंट भी कितना बन जाएगा बेटा, हमारे पास 0 बन जाएगा। करंट कितना बन जाएगा, 0। क्लियर है बात। आई होप कि आपको फंडा क्लियर आया होगा करंट डेंसिटी का भी, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होते हैं बेटा, बताना। करंट डेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी जे वेक्टर, और होता क्या है, आई बाय में ए वेक्टर। एरिया नहीं है ये, एरिया वेक्टर है, एरिया इंटू उसका परपेंडिकुलर। तो करंट किसके बराबर आ गया, तो आप बोलोगे जे ए कोस थीटा। अब आपको समझ आता है कोस वाला कंपोनेंट क्यों लिया है, क्योंकि इसमें से तो पास होंगे इलेक्ट्रॉन, इसका यही तो कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास किसका कंसेप्ट आ गया बेटा, ये आई करंट किसके बराबर आ गया, जे ए कोस थीटा के बराबर आ गया। तो ये हमारा टॉपिक था करंट डेंसिटी का। इसकी यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय जे। ओके, ठीक है। तो ये हमारा बेटा किसके बारे में था, करंट डेंसिटी के बारे में था। इसके बाद 2 टर्म्स और आती हैं हमारी, ठीक है, 2 टर्म्स और आती हैं। उनमें पहली टर्म कौन सी है बेटा, फर्स्ट हमने पढ़ी करंट डेंसिटी, याद रखना बेटा। पहली कौन सी करंट पढ़ी, टर्म पढ़ी है करंट डेंसिटी, ठीक है।
दूसरी अच्छा, अभी आप करंट डेंसिटी कर लो, उसके बाद एक और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं हम, डायमेंशन फॉर्मूला किसका, रेजिस्टेंस का, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, रेजिस्टेंस का। क्लियर है बात, डायमेंशन फॉर्मूला करेंगे किसका, रेजिस्टेंस का। तो आप क्या बोले सर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है, V बाय आई। क्लियर है बात, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है बेटा, V बाय आई। क्लियर है, ठीक है। अब V का फॉर्मूला क्या होता है, V, तो आप बोले सर V तो होता है वर्क डन किसके ऊपर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। पोटेंशियल क्लियर है सबको, पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, अब यहां से पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता लग गया, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। तो पोटेंशियल वर्क बाय चार्ज, और क्या है यहाँ पे, आई भी है। क्लियर है बात। और वर्क डन किसके बराबर होता है, तो आप बोले सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम आर का निकाल रहे हैं, अभी तो मैं फॉर्मूले खोलने लग रहा हूँ। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यू किसके बराबर होता है, तो आप बोले सर क्यू इज इक्वल टू आई टी इंटू में आई बात समझ। और खोलना चाहो तो और भी खोल लेना, फोर्स वगैरह का फॉर्मूला भी, बस इतना सफिशिएंट है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है क्या बेटा, एम एल टी माइनस टू। डी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डी क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, एल। आई करंट के लिए क्या यूज़ करेंगे बेटा, एम्पियर। ए टाइम के लिए टी, करंट के लिए ए। क्लियर है बेटा। ये टी ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एम और दिख रहा है से एक ही है, एल कोई दिख रहा है, एल 2 हो गया, एल की 2, टी की पावर -3 और ए की पावर -2, और ये हमारे पास क्या आ गया, आर का डायमेंशनल फॉर्मूला। मैंने आर का डायमेंशन फॉर्मूला क्यों करवाया बेटा, क्योंकि आगे जब रजिस्टिविटी का कंसेप्ट करवाऊंगा ना, तो भी हमारा क्या यूज़ होने वाला है, आर का कंसेप्ट यूज़ होने वाला है। डायमेंशन फॉर्मूला आर का आना चाहिए आपको, सारे आप खुद निकाल लोगे। क्लियर है, तो समझ आती है बात। तो इसको हमने क्या किया, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया किसका, रेजिस्टेंस का। आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम किसका करेंगे बेटा, रजिस्टिविटी का करेंगे। किसका करेंगे, रजिस्टिविटी का। ओके, इतना आप ना ये न्यूमेरिकल कर लेना बेटा, रिलेशन करंट का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन, ओम्स लॉ के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल, ये सारे टर्म इतना आप कर लेना। ठीक है, इसकी 2-4 वीडियो और बनेंगी, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, 2 पार्ट है इसके अंदर। ठीक है, अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, इसलिए आपकी वीडियो कंटिन्यूस बन भी नहीं पाई। ट्राई करूंगा एक बार, अगर आपकी कंटिन्यूटी आ गई उसके बाद हम कंटिन्यूस वीडियो बनाएंगे सारे दिन। ओके, बाय बेटा।